गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं हूं संभव जैन और आप देख रहे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन की क्लास नंबर 4 संभव भैया के द्वारा। ठीक है है कि नहीं? तो स्माइल मारते हुए अपन लोग ये क्लास शुरू करेंगे। 3 क्लासें कर चुके हैं और पिछली क्लास में अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था लैंडस्लाइड, इंग्लिश में लैंडस्लाइड और हिंदी में भूस्खलन। आज की जो किस्सा शुरू होगा वो आपदा में जो अगला किस्सा है वो है दोस्तों हीट वेव का। हीट वेव, ठीक है, एक छोटी सी हेडिंग डाल लो मुस्कुराते हुए, हीट वेव। ठीक, हीट वेव क्या होती है हीट वेव? तो मैंने पूछा किसी से कि हीट वेव क्या है, तो उसने कहा कि अगर तुम लोग गर्मियों में शादी कर लोगे तो जो वेव तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी उसको कहते हैं हीट वेव। मतलब शादियां अगर गर्मी के सीज़न में हो तो जो पसीना निकलता है भाई साहब बारात में नाचते हुए वो धुआंधार निकलता है और इसी को कहा जाता है हीट वेव, है कि नहीं? मतलब मजाक मजाक में। हीट वेव क्या है, इसके अलग अलग मायने हैं दोस्तों। मैं आपको एक एक मायना समझाता हूँ। इसकी जो डेफिनेशन है वो कोई फिक्स नहीं है। मैदान के क्षेत्रों में इसकी डेफिनेशन अलग हो जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी डेफिनेशन अलग है, सामान्यतः इसकी जो डेफिनेशन है वो अलग है। तो वो अलग अलग तरीके से हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ इसको। मोहब्बत की भाषा में अपन लोग लू भी कह देते हैं कभी कभी, लू। अरे साहब लू चल रही है भैया, मेरे लू चल रही है, तो वही लू है जो आजकल अंग्रेजी में लिबल लिबल करो तो हीट वेव कहलाती है। ठीक है, तो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में क्या कैटेगरी रखी गई है हीट वेव के लिए। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में तो अगर अगर दोस्तों 40 डिग्री का टेम्परेचर आपको मैदानी क्षेत्रों में दिखता है कि अगर साहब कम से कम 40 डिग्री का टेम्परेचर हो गया या इससे ज़्यादा हो गया तो मान लिया जाएगा कि साहब हीट वेव आ गई। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्रों में जो कैटेगरी है वो है न्यूनतम 40 डिग्री होना चाहिए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा। तो क्या माना जाएगा कि मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव आ गई। लेकिन अगर बात पहाड़ी क्षेत्रों की जाए तो कैटेगरी बदल जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में जो कैटेगरी है वो बदल जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में ये जो टेम्परेचर रखा गया है वो रखा गया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड का, कि अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा का टेम्परेचर पहाड़ी क्षेत्रों में हो जाता है तो हम मान लेंगे साहब कि गर्मी आए गई रे, अरे लू चल गई रे, अरे चल गई लू चल गई ससुर। कि नहीं? तो पहाड़ी क्षेत्रों में कितना रखा है, न्यूनतम 30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक। ठीक है, अब तुम पता चला कि तुम घूमने गए पहाड़ों में और तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वहाँ 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया और वहाँ आ गई हीट वेव, है ना? तो धुआं निकल जाएगा तुम्हारा। अगर गवर्नमेंट की तरीके से ये देखा जाए सामान्यतः, नॉर्मली जो कैटेगरी रखी गई है वो क्या रखी गई है, तो सामान्यतः जो रखी गई है दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सामान्यतः बात की गई है गवर्नमेंट के द्वारा वो ये कही गई है कि जैसे एवरेज जो टेम्परेचर रहता है, एक औसत तौर पे जो भारत में टेम्परेचर किसी भी एरिया का रह रहा है, अगर उससे 4.5 यानी 4.5 डिग्री से लेकर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में उतार चढ़ाव हो रहा है तो मान लिया जाएगा कि उस क्षेत्र में हीट वेव आ रही है। समझे नहीं होगे? फिर समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी समझदारी का अपने को आइडिया कि तुम्हें एक बार में जो किस्सा नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लो मैं आगरा में रहता हूँ। ठीक है, मान के लो मैं तो आगरा ही कहूँ। आगरा में औसत जो तापमान है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, आगरा का जो औसत टेम्परेचर है मान के चलो वो 35 डिग्री है। ठीक है, सामान्यतः है, ये सामान्यतः बात हो रही है। ठीक है जनाब, और 35 डिग्री टेम्परेचर वहाँ एवरेज तौर पर रहता है। लेकिन किसी वर्ष में, किसी साल में वो टेम्परेचर 4.5 डिग्री से लेकर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है तो उस साल को कह दिया जाएगा कि साहब इस साल यहाँ पर हीट वेव आई थी। यानी 35 डिग्री तो एवरेज हो गया, 4.5 डिग्री बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो मान लो कितना 35 में 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया या इससे ज़्यादा हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक है ना, 4.5 से लेकर 6.4 तक बढ़ जाता है तो उस एरिया को कहा जाएगा कि वहाँ पर हीट वेव आ गई है। समझ गए? और अबहू नहीं समझे तो फिर कबहू नहीं समझोगे, है कि नहीं? ईजिली समझा दिया है, बाकी तुम्हारी पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, हमने कोशिश करी
कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा बढ़ जाए तो मान लो भैया आ गया वहाँ पे हीट वेव। ठीक है, तो लिख लो ये वाली बात, सामान्य से विचलन। कितना विचलन? विचलन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। कितना विचलन? 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो वहाँ सामान्यतः क्या कहलाएगी? हीट वेव। आई गई रे है, भाग भाग डी के बूस है कि नहीं? आंधी आई आंधी आई आंधी आई, लू आई है, भाग 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 डी के बूस। गाना सुना है कि नहीं सुना? और देखो जनाब, तो ये फिर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा? मान लो हमारे आगरा में 35 डिग्री था और वो डिग्री हो गई अब 45, तो यानी ये तो 10 डिग्री बढ़ गया। तो 6.4 तक बढ़ता तब तो सामान्य कह देते, लेकिन यहाँ तो 10 डिग्री बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि अगर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको कहा जाएगा कि वहाँ पर गंभीर रूप से लू आई है, गंभीर रूप से हीट वेव आई है। ठीक है, तो इसको यहाँ कह देते हैं गंभीर हीट वेव। क्या कह देते हैं? गंभीर हीट वेव। और हीट वेव को हिंदी में लू कहते हैं, तो वही बात हो गई। तो क्या हो गया? सामान्य विचलन से, सामान्य विचलन जो हुआ वो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हुआ। ठीक है, एक क्राइटेरिया आपको समझा दिया मैंने। दूसरा इसमें जो क्राइटेरिया है गंभीर हीट वेव में, वो ये है कि जो टेम्परेचर है वहाँ अगर 47 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो वो भी गंभीर हीट वेव में ही गिना जाएगा। अगर 47 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा किसी भी एरिया में हो जाता है तो उसको कहा जाएगा कि वहाँ पर गंभीर हीट वेव आ गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड 47 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो तो क्या कहलाएगी? गंभीर हीट वेव। ये चारों क्राइटेरिया आपने हीट वेव की समझ ली। क्लियर है ना सब कुछ? तो समझते हुए आगे बढ़ते हैं। और बताओ जाने, बढ़िया चल रही ज़िंदगी कि नहीं चल रही है? और क्या, आनंद लिया करो है। और जाते हुए लम्हों जरा ठहरो है। टिंग टिंग। गाना सुना है कि नहीं सुना? बड़ा अच्छा लगता है, मैं सुनता हूँ गाना, बड़ा म्यूज़िक अच्छा है इसका। टिंग 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 टिंग, ऐसे बड़ा अच्छा गाना है, बढ़िया साहब, बॉर्डर पिक्चर का। तो अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब अगली जो अपन किस्सा समझेंगे आपदा में, वो समझेंगे बाढ़ का। छोटी सी हेडिंग डाल लो दोस्तों, बाढ़। आ गई भैया, बाढ़ आ गई साहब, पानी बरस गया। ठीक है, तो बाढ़ आ गई, तो बाढ़ में हमने को क्या क्या समझना है? अब ये बाढ़ की परिभाषा तो पेपर में आएगी नहीं तुम्हारी, तुम तो ऑब्जेक्टिव, ये जो मैं प्रोग्राम करा रहा हूँ, ये जो क्लास करा रहा हूँ मैं, वो ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए करा रहा हूँ। कोई भी आप एग्ज़ाम देने आओ जिसमें आपदा प्रबंधन आएगी, उसमें जितने गोले भरने वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसके लिए करा रहा हूँ। ठीक है, अभी ये मैं क्लास पीसीएस मेंस के लिए नहीं करा रहा। पीसीएस मेंस में जो आपदा प्रबंधन आती है उसकी क्लास नहीं है ये वैसी ऑब्जेक्टिव पेपर वाली क्लास है। ठीक है, इसलिए आपको डेफिनेशन नहीं जाननी कि बाढ़ क्या होती है, क्योंकि डेफिनेशन थोड़ी नहीं है। बाढ़ तो आप जानते ही हो साहब, पानी भर गए और रे बाढ़ आई गई रे कि नहीं, तो बाढ़ तो अलग ही है। अब आपको देखो क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि हिंदुस्तान में बाढ़ के लिए कितना परसेंट एरिया सेंसिटिव है? तो लगभग 12% एरिया हिंदुस्तान में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में आता है। ठीक है, कितना आता है? 12% जो क्षेत्र है वो बाढ़ प्रवण है भारत में। ये बात भारत की हो रही है, नहीं तो दुनिया की नहीं हो रही। 12% क्षेत्र बाढ़ प्रवण है। बाढ़ प्रवण का मतलब है कि सेंसिटिव है, बाढ़ यहाँ आती है। तो ये जो 12% क्षेत्र हुआ हिंदुस्तान का, वो अगर वैसे देखा जाए हेक्टेयर के माध्यम से, तो लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 40 मिलियन हेक्टेयर। कितना हो गया? 40 मिलियन हेक्टेयर, यानी 40 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है वो इंडिया के 12% को कवर कर रहा है, और वहाँ पर इंडिया में बाढ़ आती है। ठीक है जनाब। अच्छा, बाढ़ को इंग्लिश में फ्लड कहते हैं, इतना तो पता ही होगा तुम्हें, है कि नहीं? फ्लड कहते हैं ना। तो एक होती है बाढ़, जैसे तुम्हारी ज़िंदगी में हो गई शादी, तो क्या आ गई तुम्हारी ज़िंदगी में? बाढ़ आ गई। एक होती है अचानक से हुई शादी, चट मंगनी पट ब्याह कहते हैं ना, अचानक से शादी हुई, इधर से मम्मी पापा राजी, उधर से ससुर जी राजी, टनटनाते हुए शादी हो गई। तो ज़िंदगी में जो अचानक से शादी होती है, ऐसे ही ज़िंदगी में अचानक से बाढ़ भी आती है, और उसको कहते हैं दोस्तों आकस्मिक बाढ़।
आकस्मिक बाढ़, ये एक अलग किस्सा है। ये बाढ़ से थोड़ा सा और हाई प्रोफाइल है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्लैश फ्लड, FLASH फ्लड, FOOD, फ्लैश फ्लड। अब तुम्हारी खोपड़ी में आएगी कि जी का बवाल है, जी का होता है ससुर। तो देखो भैया मेरे, जैसे ही टनटनाते हुए पानी बरसा, भाई साहब मूसलाधार पानी बरसना शुरू, तो 6 घंटे के अंदर इतना पानी भर जाए कि बाढ़ के रिकॉर्ड टूट जाए। 6 घंटे की सीमा, लेकिन यहाँ टाइम दिया है 6 घंटा। 6 घंटे में जो टनटनाते हुए पानी तेज बरस गया तो सरकार उसे आकस्मिक बाढ़ घोषित कर देती है। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ लिख लेते हैं। लिखो साथ में, भारी वर्षा की शुरुआत के 6 घंटे के भीतर होने वाली घटना क्या कहलाती है बिट्टू? कहलाती है आकस्मिक बाढ़। यानी तुम्हारी शादी 6 महीने में होनी थी, वो शादी तुम्हारी 6 घंटे ही में करा दी, तो समझ लो तुम्हारी आकस्मिक बाढ़ आ गई ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये भी आपने समझ लिया। अब देखो, बाढ़ को थोड़ा सा बाढ़ वगैरह के बारे में पहले से जानकारी देने के लिए कि साहब बाढ़ आ रही है, भागो भागो भागो, तो सरकार ने कुछ उपाय कर रखे हैं। तो कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस भी ऐसी हैं जो इसके लिए सरकार ने लॉन्च की हैं। तो कौन कौन सी लॉन्च है, 1-2 ऐसी हैं तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रमुख मोबाइल ऐप, ऐसे ऐप जो बाढ़ से रिलेटेड है। कौन कौन से हैं दोस्तों? एक उसको कहते हैं इंडिया क्वेक। ठीक है, क्वेक, ये क्वेक की जो QUAKE, ये है इंडिया क्वेक। देखो, ये इंडिया क्वेक जो एप्लीकेशन है वो हर प्रकार की आपदा की जानकारी दे देता है, चाहे वो बाढ़ की हो, चाहे भूकंप की हो, किसी के बारे में भी हो, जानकारी मिल जाती है। ठीक है, एक और ऐप है जिसको कहा जाता है सागरवाणी एप्लीकेशन। ये भी जो ऐप है वो बता देता है कि सागर यानी समुद्र में कोई दिक्कत आ रही है तो वो बाढ़ आने वाली है, भागो। तो इसका मतलब है सागरवाणी एप्लीकेशन भी हो गया। एक और ऐप है दोस्तों जिसको कहते हैं सेज, SAGE, ये जी लिखा हुआ है। ठीक है, SAGE। ये जो सेज ऐप है ये भी सागरों से, समुंदर से, भूकंप से, इन्हीं सब से रिलेटेड है। ओके, तो इंडिया क्वेक, सागरवाड़ी और सेज, ये तीनों जो एप्लीकेशंस हैं वो बाढ़ को कंट्रोल क्या, बाढ़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपने बाढ़ भी समझ ली, इतना ही बाढ़ में आपको समझना था। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझाऊंगा मैं, आपको समझना है। हेडिंग डालो आप, आपदा प्रबंधन चक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप चाहे कोई भी एग्जाम देने जाना, क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से आएगा भाई? यहीं से तो आएगा, कोई अलग से तो क्वेश्चन आएगा नहीं भाई। डिजास्टर मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें मैं आपको जो करा रहा हूँ बहुत रिसर्च करके करा रहा हूँ, आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो पेपर में आनी है। देखो, आपदा प्रबंधन का साइकिल क्या होता है? एक मान के चलो आप लोग अपने घर में आराम से रह रहे हो, तो आपको ये ज़िंदगी में सिखाया जाता है कि अगर कोई चोर आपके घर में घुस रहा है तो आपको किस तरह से उससे रोकना है, किस तरीके से आपको वार करना है या चुप रहना है। जो भी हो, एक हम लोग अपने माँ बाप से सीखते हैं कि अगर मान लो कोई दुश्मन आ जाए तो उसके सामने कैसे पेश आना है। ऐसे ही सरकार सिखाती है कि अगर आपदा आ जाएगी तो हमें क्या करना है। तो इसमें सरकार पहले ये भी सिखाती है कि आपदा आने का इंतज़ार क्यों करना, भाई कोई चीज़ आ जाएगी तभी उसको कंट्रोल करोगे क्या? उसके पहले भी तो सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? तो इसमें पहले हमें सोचना है, सबसे पहले आपदा पूर्व, यानी आपदा आने से पहले ही हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आपदा से पहले ही हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, तभी हम आपदा को प्रबंधित कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम आपदा से पहले की बात कर रहे हैं, प्री डिज़ास्टर। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले करते हैं दोस्तों, उसको कहा जाता है शमन। अभी आप समझो ये वाली बात, तभी आप समझ पाओगे। शमन मैं दोस्तों हिंदी में भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम वाले भी कुछ क्लास देखते हैं तो मैंने लिखवा दी।
इंग्लिश में कहते हैं मिटिगेशन, हिंदी में कहते हैं शमन। मिटिगेशन और शमन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि कुछ बड़ी बड़ी दीवारें ऐसी बना दी जाएं कि अगर पानी जो आए वो यहाँ दीवारों से ही टकरा के वापस लौट जाए और बाढ़ जो है वो इलाकों में ना आए, तो इसको कहा जाता है शमन। यानी शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो उसको कहेंगे रोकथाम, कि भैया पानी आने से हमने रोक लिया। ठीक है, तो जो पहली इसमें जो चीज़ होती है वो होती है दोस्तों शमन। शमन इंग्लिश में क्या कहा है इसको? मिटिगेशन। मिटिगेशन। और इसको क्या कह सकते हो आप? रोकथाम भी कह सकते हो। रोकथाम इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? रोकथाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन। ठीक है, तो ये कौन सा चरण का हिस्सा है? ये आपदा पूर्व चरण का हिस्सा है। इसमें क्या कर सकते हो आप? इसमें मैंने बताया जैसे दीवार वगैरह बना सकते हो, कुछ ऐसी संरचना बना लो जिससे पानी जो है वो अंदर ना घुसे। तो जैसे आप तटबंध बना सकते हो, तटबंधों का निर्माण कर दो। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये नहीं आएगा कि तटबंध निर्माण किसका हिस्सा है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। ठीक है, दूसरा जो हिस्सा होता है दोस्तों, इसका दूसरा जो चरण है, एक चरण आप समन हो गया, जो दूसरा चरण है उसको कहते हैं तैयारी। ठीक है, कि मान लो हमें अपनी तैयारी भी करनी है। पहले हमने अपने समन और रोकथाम पर ध्यान दिया, फिर हम अपनी तैयारी पे ध्यान देंगे। तैयारी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तैयारी को कहते हैं इंग्लिश में प्रिपेयरनेस। प्रिपरेशन नहीं कहते, तो आपको प्रिपेयर होना है, उसके लिए तैयारी करनी है साहब। तो ये तो सब समझदार हैं। तैयारी किस तरह से होती है? तो तैयारी इस तरह से होती है साहब, जैसे ये जो हमने ऐप वगैरह बनाए थे, ये तैयारी तो है कि ये जो पहले से हमें बता दें, आपदा आने से पूर्व बता दें कि आपदा आने वाली है। तो एक तरीके से इसमें हमें सटीक भविष्यवाणी की ज़रूरत पड़ती है कि ये भविष्यवाणी हमें पता चल जाए, सटीक भविष्यवाणी। ठीक है, क्लियर समझ में आ रही होगी। तो इसका मतलब आपने समझा कि आपदा पूर्व हमारे पास दो चरण आ गए, एक आ गया शमन और रोकथाम और दूसरा आया तैयारी। तीसरा जो चरण इसमें होता है दोस्तों उसको कहते हैं नियोजन। नियोजन। और नियोजन को हिंदी में कहा, इंग्लिश में कहा जाता है प्लानिंग। क्या कहा जाता है? प्लानिंग। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगी प्लानिंग। नियोजन का है, प्लानिंग क्या है? तो सीधी सीधी बात है कि प्लानिंग का मतलब ये होता है कि मान के चलो अभी हमारे पास आपदा नहीं आई, अभी तो आपदा पूर्व ही डिस्कस किया जा रहा है। तो नियोजन का हिस्सा ये है कि प्लानिंग कर लो कि अगर जोखिम हुआ, अगर बाढ़ आ गई और लोगों की जान का जोखिम हो गया, तो किस लेवल तक हम संभाल पाएंगे। एक संभावित जोखिम का आइडिया ले लेते हैं और वो कहलाता है प्लानिंग करना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाती है? संभावित जोखिमों का आकलन। संभावित जोखिम का आकलन। और ये पूछा नहीं जाएगा पेपर में कि ये किसका हिस्सा है। पेपर में ये पूछा जा सकता है कि शमन और रोकथाम किसका हिस्सा है? आपदा पूर्व का है, आपदा के दौरान का है, या आपदा के बाद का है? तो आप फंस जाओगे ना। तो आपदा पूर्व में तीन चीज़ें होती हैं, शमन, तैयारी और नियोजन। अब अगर बात करते हैं तो वो आता है दूसरा चरण, और दूसरा चरण कहलाता है दोस्तों आपदा के दौरान। अब मान लो आपदा आ गई, अब क्या करोगे? ये चीज़ तो हमने आपदा से, जो आपदा प्रबंधन चक्र है, हमने ये सबसे पहले आपदा पूर्व का देख लिया। अब हम आपदा के दौरान का देखेंगे कि अगर आपदा आ गई तो गाना तो बजाओ गई कि भाग भाग डी के बोझ, डी के बोझ, डी के बोझ, भाग भाग डी के बोझ, डी के भाग है। आंधी आई, आंधी आई, आंधी आई, आंधी आई। गाना सुना कि नहीं सुना? बहुत अच्छा गाना है भाई साहब। जब भी हम पार्टी में जाते जी गाना पहले बजता है, भाग भाग डी के बोझ, है कि नहीं? बहुत फेमस गाना है। एक पिक्चर थी, पिक्चर का नाम नहीं याद आ रहा, बड़ा अच्छा गाना है, भाग भाग डी के बोझ। तो आपदा के दौरान जो है, तो ये अब क्या करोगे? भागोगे तो है ही, लेकिन भागने के साथ साथ और क्या करोगे? तो सबसे पहले हमको समझते हैं कि इंग्लिश में क्या कहेंगे। इंग्लिश में कहेंगे इसको ड्यूरिंग डिज़ास्टर। ड्यूरिंग डिज़ास्टर यानी आपदा के दौरान। सब अब देखो फिर से वही, जैसे ये जो तीन चरण थे तो ऐसे ही इसमें भी हैं। तो सबसे पहले जो तरीका हम अपनाते हैं आपदा के दौरान, उसको कहा जाता है त्वरित अनुक्रिया। त्वरित अनुक्रिया। अब हिंदी टफ है, इंग्लिश इजी पड़ जाती है। इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स।
यानी सबसे पहले हम आपदा के दौरान रिस्पॉन्स करेंगे। भाई बैठे थोड़ी रहेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। और किस तरह का रिस्पॉन्स करेंगे? हम करेंगे कि कैसे भी हम कुछ ऐसी चीज़ें खोज लें जो हमारे काम आ सकें और हमें वो बचा सकें। ठीक है, खोज और बचाव करेंगे। इंग्लिश में कहते हैं यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू, और हिंदी में कहते हैं खोज और बचाव। खोज और बचाव, भागना तो है ही, तो कुछ खोज के भागो जो काम आए और खुद को बचा लो, यानी सर्च एंड रेस्क्यू। अब इंग्लिश ना आती रेस्क्यू की, क्या होगी? यही होगी ना, रेस्क्यू। ठीक है, तो सर्च एंड रेस्क्यू क्या कहलाता है? त्वरित अनुक्रिया। पहला चरण तो हो गया। एक तरीके से तुम्हारी शादी की तैयारी के हिसाब से समझो तुम। मैं तुम्हें शादी से समझाऊंगा तो यार समझ में आएगी। मान लो शादी एक आपदा है, मान के चलो शादी एक आपदा है। तो सबसे पहले तुमने शादी से पहले तैयारी क्या करी कि तुमने अपने बहुत रोकने की प्रयास किया। मान लो तुम्हें शादी नहीं करनी क्योंकि आपदा है, तो तुमने बहुत रोकने का प्रयास किया, खूब जो है किनारे बनाए। फिर तुमने थोड़ी थोड़ी तैयारी भी करी कि अगर मान लो थोड़ी भविष्यवाणी भी ले लेते हैं कि कुछ ऐसी भविष्यवाणी मिल जाए जिससे शादी कैंसिल हो जाए। फिर तुमने कुछ प्लानिंग भी करी कि अगर मान लो हो ही गई शादी तो उसकी जोखिम का आकलन तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन अब मान लो तुम्हारी शादी चल रही है, इस वक्त तुम्हारी शादी चल रही है ड्यूरिंग द मैरिज, है ना, ड्यूरिंग डिज़ास्टर। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? रिस्पॉन्स करोगे कि ऐसी चीज़ें सर्च करोगे जिससे तुम अपने आप को रेस्क्यू कर सको, है कि नहीं? अब देखो फिर क्या करोगे? दूसरे नंबर पर तुम दोस्तों करोगे, अब तुम्हें क्या पड़ेगा? तुम्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। शादी चल रही भाई तुम्हारी, तो तुम्हें बेसिक नीड्स होंगी, बुनियादी आवश्यकताएं, बुनियादी आवश्यकताएं। क्योंकि तुम्हारी तो शादी चल रही है ना, आपदा के दौरान की बात है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। बेसिक नीड्स, क्या क्या तुम्हारी नीड्स होंगी? अब तुम्हारी तो शादी चल रही है भैया, तो तुम्हें क्या क्या चाहिए? तो देखो, तुम्हें चाहिए बढ़िया बढ़िया खाना, है, तुम्हें चाहिए कुछ दवाई वगैरह, है कि नहीं? दवाई तुम्हें क्यों चाहिए? क्योंकि तुम तो यहाँ पे फंसे हुए हो ना, शादी तो एक आपदा है ना, मतलब आपदा की तरह सोचो तुम। तुम्हें दवाई चाहिए, तुम्हें कुछ कपड़े चाहिए, है कि नहीं? तुम शादी का मतलब तुम हंसी हंसी में सुनो कि तुम्हारी मतलब बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तुम कल्पना करो कि शादी जो है तुम्हारे लिए आपदा बनी हुई है, ऐसे सोचोगे तो हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ नीड्स चाहिए, कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे भोजन की ज़रूरत है, जैसे दवा की ज़रूरत है, जैसे कपड़ों की ज़रूरत है ना? तो ये सब क्या हो जाएगी? तुम्हारे लिए बेसिक नीड्स हो जाएंगी। और क्या देखो, आपदा के दौरान तुम्हें चाहिए, तो एक चीज़ दोस्तों तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हारे दिमाग में ये चलेगा कि जो जितना नुकसान हो रहा है उसका तुम थोड़ा इवेल्युएशन लगा पाओ कि मेरा कितना नुकसान हो रहा है। मतलब त्वरित आकलन, त्वरित आकलन। ठीक है, ये तीसरा जो पॉइंट है, ये भी तुम आकलन कर रहे हो कि जो आपदा आ चुकी है उसमें मेरा कितना नुकसान हो गया। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट असिस्टमेंट, असिस्मेंट, असिस्मेंट। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे आकलन में? जैसे कितना नुकसान हुआ, जो क्षति हुई हमारी, जो क्षति हुई उसका नुकसान हुआ, क्षति आदि का, क्षति का हम विश्लेषण कर रहे हैं, आकलन लगा रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? त्वरित आकलन। तो ये तीन जो आपने तरीके समझे, ये त्वरित अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स, बेसिक नीड्स यानी आवश्यकताएं, और त्वरित आकलन यानी इम्पैक्ट असेसमेंट, ये तीनों प्रक्रियाएं किसके दौरान होती हैं? आपदा के दौरान। अब एक समस्या और है, ये आपने दो चरण समझे, एक समझा आपने आपदा पूर्व का, एक समझा आपने आपदा के दौरान का। और अब मान लो आपदा खत्म हो गई, तो आपदा के बाद आप क्या करोगे? आपदा पश्चात। एक चरण ये भी तो हो जाएगा, पोस्ट डिज़ास्टर कहेंगे इसको, पोस्ट डिज़ास्टर, आपदा के बाद। आपदा के बाद भी तो हमें बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं। क्या करनी होती है? हमें रिकवरी करनी है कि जो जो हमारा नुकसान हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला जो चरण होता है आपदा के बाद उसको कहते हैं पुनर्बहाली। पुनर्बहाली मतलब फिर से हमें अपनी ज़िंदगी पटरी पर लेके आनी है। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सब आ गया, तो अब हमें फिर से अपनी ज़िंदगी पटरी पर लानी है। इसका मतलब है रिकवर करना है, रिकवरी करनी है। तो रिकवरी कैसे होती है? रिकवरी वैसे होती है कि फिर से
जो ज़िंदगी थी वो दोबारा शुरू की जाए, आपके पास जो गाड़ी थी, आपके पास जो सामान था, आपके पास घर था, जो आपकी बुनियादी से जो चीज़ें थी उनको फिर से बहाल किया जाए, बिजली फिर से आए, रोड पे फिर से चलने हम लगें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें कहते हैं बुनियादी बुनियादी आवश्यकताओं बुनियादी आवश्यकताओं की फिर से बहाली, फिर से बहाली। ठीक है, तो ये पहला चरण था पुनर्बहाली। दूसरा जो चरण होता है दोस्तों आपदा पश्चात का, उसको कहते हैं पुनर्वास। पुनर्वास इंग्लिश में कहते हैं रिहेबिलिटेशन। लिख दे रहा हूँ मैं, रिहेबिलिटेशन, HABILITATION, पुनर्वास। ठीक है, पुनर्वास, पुनर्बहाली। देखो यहाँ आवास से आपको समझ में आ गया होगा, आवास ही तो ना, पुनर्वास, वास माने करना, वास माने क्या होता है, रहना। तो हमें क्या चाहिए, अपना घर चाहिए फिर से, है ना। तो यहाँ नहीं, इसका मतलब है कि जो आपदा आई थी उसमें जो हमारा घर तबाह हो गया था वो घर हम फिर से अपना सही कराएंगे। तो इसमें होती है घर की मरम्मत। अब तो आपदा तो ख़त्म हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने घर की मरम्मत। ठीक है, और जो आखिरी चरण होता है आपदा के बाद उसको कहते हैं हम पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण इंग्लिश में इसको कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण। इसमें आप क्या करोगे, तो आप ये करोगे कि अब हमारे दिमाग में ये चलेगा कि अब जो आपदा आई थी ये आपदा तो फ्यूचर में भी आ सकती है, भविष्य में फिर आ सकती है। फिर हम क्या करेंगे, तो आप जो चीज़ दोबारा से बना रहे हो, चाहे वो अपना घर बना रहे हो, चाहे वो सड़क दोबारा से बन रही है, जो भी आपका नुकसान हुआ, बिजली के खंभे टूट गए तो वो दोबारा से बन रहे हैं, तो वो इस तरीके से बने कि अगर फ्यूचर में कोई भी आपदा आती है तो वो दोबारा ना टूटे, यानी मजबूती के साथ बने। ठीक है, मजबूती के साथ आपका निर्माण हो, फ्यूचर में जो भी रिस्क आए, आपदा आए, उसको उससे प्रभाव ना पड़े या बहुत कम पड़े। इसको कहते हैं दोस्तों पुनर्निर्माण। ठीक है, तो यहाँ ये वाली बात लिख लो, भविष्य के जोखिम को कम करने के लिए, ठीक है, भविष्य के जोखिम को कम करने के लिए। ठीक है, और ये जो जिस सिद्धांत पे ये चीज़ें बनाई जाती हैं कि अब ये जो फ्यूचर में आपदा आ गई तो नुकसान ना हो, उस सिद्धांत को कहा जाता है दोस्तों बिल्ड बैक बेटर। ठीक है, बिल्ड माने होता है बनाना, बैक मतलब जो पुराना बना उससे बेटर बनाना है, बिल्ड बैक बेटर सिद्धांत। ठीक है, यहाँ इस सिद्धांत को फॉलो किया जाता है ताकि जो नया निर्माण हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो इतना बेहतरीन हो सके कि दोबारा से अगर आपदा आ जाए तो आपका नुकसान ना हो। तो आज की हमारी क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी जो आपकी लाइफ में, आपके एग्ज़ाम्स में बहुत काम आएंगी। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ हंसते मुस्कुराते हुए दोस्तों कि बायोडाइवर्सिटी शब्द जो है, ये जो शब्द है बायोडाइवर्सिटी शब्द, इस शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, कमेंट बॉक्स में बताइए। शुक्रिया।